नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के अफसर सीरीज की जीएस प्रैक्टिस सेट की। और यहाँ पर हम वो हर क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने जाते हैं या पूछे जाते हैं या आने की संभावना होती है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए। हम लोग पुनः यहाँ पर शानदार तरीके से मेहनत करेंगे और आप लोगों का आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ पर 8वां प्रैक्टिस सेट ये है जिसका पहला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में मैं आप लोगों को करवा भी चुका हूं। दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। वित्तीय विभाग था, राजदरबार समारोह, सैन्य विभाग या सहकारी कारखाना। जब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना माय डियर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और ये वो ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये गुलाम वंश का भी संस्थापक था। ये गुलाम वंश का भी संस्थापक था। अब बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर दीवान ए अर्ज एक मिलिट्री सर्विस या सैन्य सेवा से संबंधित एक विभाग था। तो सभी लोगों का आई थिंक सी आंसर आ रहा है। और जो ए जवाब दे रहे हैं या कुछ और जवाब दे रहे हैं तो ये यकीन मानना उन्होंने मेहनत नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। बात आएगी सर यहाँ पर हमने बात करनी है कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। दीवान ए विराजत जो कि वजीर की अध्यक्षता में होता था, एक राजस्व और वित्त विभाग था। क्या था? अगर मैं बात करूं वित्त विभाग, जिसे हम क्या कहते थे? तो आप कहेंगे सर इसे दीवान ए विराजत कहा जाता था। क्या कहते थे? दीवान ए विजारत। आप कहेंगे दीवान ए विजारत कहा जाता था। इन चीजों को आप लोग लिख लेना, इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब बात ये आती है कि सर जल्दी से बताइए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? कुल वंश कितने थे? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। कितने राजवंश थे भैया? 5 राजवंश थे। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था? आप कहेंगे सर 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। सेकंड नंबर पे आता है खिलजी। कौन सा आता है? खिलजी वंश आता है। और खिलजी वंश ने कब से कब तक? आप कहेंगे 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। तीसरे नंबर पे आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? आप कहेंगे भैया तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश। अब आप लोग बताएंगे तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1414 तक। यहाँ तक पढ़ लेंगे। चौथे नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं सैयद वंश। कौन सा वंश जी? सैयद वंश। आप कहेंगे सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था। कब तक? 1451 तक। और पांचवें नंबर पे आता है लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। लोदी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। ये सारी चीजें आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से सारी चीजों को यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिरोज शाह तुगलक? जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन माय डियर यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं? चलिए आंसर आप लोग देते रहिए। क्या इसका सही आंसर होगा? कौन कौन भैया बताएंगे?
जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे भैया दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया माय डियर, यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूंगा, गयासुद्दीन बलबन ये गद्दी पर कब बैठा था, आप कहेंगे 1266 से लेकर 1286 तक इसने गुलाम वंश में शासन किया। किस में भैया इसने शासन किया था, गुलाम वंश में शासन किया। किसमें, गुलाम वंश में शासन किया है। ठीक है जी, किसमें शासन किया, गुलाम वंश में शासन किया। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। आप कहेंगे सर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपनाई। अब बात ये आती है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ हम लोग बात करेंगे लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने सिजदा और पाबूस, सिजदा, सिजदा का मतलब होता है सर झुकाकर नमस्कार करना, पाबूस या जिसे पैबोस कहा जाता है, पैबोस होता है राजा के पैरों को चूमना, पैबोस प्रथा स्टार्ट की। और इसी के द्वारा भैया एक पारसी प्रथा थी, एक पारसी प्रथा स्टार्ट की थी जिसे नवरोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवरोज कहा जाता है। प्रथा प्रारंभ कर दी, प्रथा, ये प्रथाएं भैया स्टार्ट कर दी थी किसने, बलबन ने। अब बलबन क्या कहता था, इसने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने भैया जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर ली। अब बात होगी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक राजा रहता है। ये भी गुलाम वंश का शासक था, ये भी गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे भैया गुलामों का गुलाम कहते हैं, आप कहेंगे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी यही था। ठीक है जी, चलिए आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी यही था। क्या यहां तक आप लोग इसको लिखेंगे, इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। क्या है भैया, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। क्या यहां तक आप लोग इनको पढ़ लेंगे। अब बात आती है फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था। किसका शासक था जी ये, आप कहेंगे सर ये तुगलक वंश का शासक था। किसका, तुगलक वंश का शासक था। क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक लिख ली, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये सारी चीजों पर हमने अच्छे से मेहनत की है और आप लोगों को मैंने क्लास में भी हर वो पॉइंट पढ़ाया है जिस पॉइंट की आपको नीड है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, लिखा है हरियाणा राज्य में रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्ताना, इसको रजिया सुल्ताना कर लो। रजिया सुल्ताना का मकबरा, मकबरा निर्माण सामग्री से निर्मित है। देखिए रजिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं बात करता हूँ रजिया की। आप कहेंगे सर रजिया, रजिया सुल्ताना, ये रजिया सुल्ताना कौन थी माय डियर, रजिया सुल्ताना ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। आप कहेंगे इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी ये, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। क्या थी, प्रथम महिला शासिका। ठीक है जी, कौन थी, पहली महिला शासिका थी। तो क्या इसको आप लोग लिखेंगे, पहली महिला शासिका थी। चलिए अब बात ये आती है कि इसका मकबरा, हमने पढ़ा था कि जब ये 1240 में, रजिया के बारे में बात करेंगे, इसने शासन कब से कब तक किया था, इसका शासन था 1236 से लेकर 1240 तक। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि रजिया जब 1200, आप कहेंगे सर रजिया, रजिया 1240 में कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी, कैथल। और मैंने आपको बताया था कैथल कहाँ पड़ता है जी, हरियाणा में पड़ता है। कैथल कहाँ है जी,
हरियाणा में पड़ता है, वहां पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। चलिए अब बात यह है कि सर ये पक्की ईंटों से बना है, किससे बना है, पक्की ईंटों से इसका मकबरा बना हुआ है। अब बात आ जाती है सर, ये बताइए दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका हो गई बलुआ पत्थर से, जिसको हम रेड स्टोन कहते हैं, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से किस किस का निर्माण हुआ है, कुतुब मीनार का। आप कहेंगे सर कुतुब मीनार का निर्माण किससे हुआ है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, लाल किला, लाल किला कौन से पत्थर से बना है, बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला किससे बना है, आप कहेंगे बलुआ पत्थर से बना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किससे बना है, हुमायूं का मकबरा किससे बना है भैया, तो आप कहेंगे भैया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बलुआ पत्थर से बना है। संगमरमर से भैया किसका, मुमताज महल का मकबरा। मुमताज किसे कहते हैं, मुमताज महल का मकबरा, आप कहेंगे मुमताज महल का मकबरा। जल्दी जल्दी से बताइएगा, आप कहेंगे सर ताजमहल है, क्या है जी, ताजमहल। इसको आप लिखना ताजमहल। यहां पर आप लिखेंगे ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, किससे बना है, ये बना है जी सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। और जो ये संगमरमर है ये कहाँ से लाया गया था, आप कहेंगे सर मकराना से, कहाँ से, मकराना। और ये मकराना कहाँ पड़ता है, ये मकराना पड़ता है जी राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान से मकराना। मकराना एक जगह है जहां से सफेद संगमरमर लाया गया था। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को आप लोग एक बार नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग, भाग 16 से संबंधित है। देखिए चुनाव से संबंधित कौन सा होगा, चुनाव से संबंधित होगा जी भाग 15। कौन सा, भाग 15। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान का भाग 16। कौन सा, भाग 16। संवैधानिक संशोधन किस में आएंगे, संवैधानिक संशोधन किस में आएंगे, भाग 20 में। और भैया नगर निगम किस में आ जाएगा, भाग 9A में, 9 का में। तो क्या पूछा था, भाग 16 पूछा था, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। ठीक है जी, क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब बात आएगी भैया किसके बारे में, बात आएगी संवैधानिक संशोधन की। देखिए चुनाव आयोग हमने पढ़ा है, हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। सर ये कहाँ से लिया गया है संवैधानिक संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। संविधान से क्या है भैया, ये आप कहेंगे सर संविधान से क्या लिया गया है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं संविधान। ठीक है जी, संविधान से। अब बात आती है भैया नगर निगम, इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसे भैया जोड़ा गया है, जोड़ा गया। कौन सा भैया, कौन सा, भाग 9 जोड़ा गया। और इसी के द्वारा एक अनुसूची भी जोड़ी जाती है, एक शेड्यूल जोड़ी जाती है, शेड्यूल जिसे हम कहते हैं 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं वो विषय कितने हैं जी, आप कहेंगे सर 18 विषय शामिल किए गए, 18 विषय शामिल किए गए। और इसमें जो आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक जोड़े गए हैं। कहां तक, ZG तक जोड़े गए हैं। क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे भैया। देखिए काजल जी, आप दोनों ही चीजें साथ में करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरी तो आप कर ही रहे हैं, थ्योरी तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग रीजन जो ये रिवीजन है इसको जरूर करें। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाक से।
हाँ जी, बिल्कुल फटाक से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से 360 पर आधारित अनुच्छेद हैं। किससे संबंधित हैं? निर्वाचन से संबंधित। तो हम लोगों ने पढ़ा था निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 324 से लेकर 329 तक हैं, और ये भी संविधान के भाग किस में आएंगे? भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में आते हैं, और ये 352 से लेकर 360 तक होंगे। किसमें होंगे? 360 में होंगे। संविधान संशोधन अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाग 20, जिसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 368। रीजनल भाषाएं, हम बात करते हैं राजभाषा की, तो रीजनल भाषाएं जो है ये संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर 343 से 351 तक है। हालांकि रीजनल भाषा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 345 से 347 तक, ठीक है, जो कि भाग 17 में ही आती हैं। अब बात क्या थी? बात ये थी कि भैया 356 360 ये तो आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे। और आपातकालीन व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर जर्मनी से। कहां से लिए माय डियर? आप कहेंगे सर जर्मनी के संविधान से। इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, फटाफट से इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ठीक है भैया। हाँ जी, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए भैया किससे संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है? चलिए, बहुत शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे सर, ये बताइए चुनाव आयोग की बात होगी, और अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। कौन सी? आप कहेंगे कि सर अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के क्या हुए हैं भैया? चुनाव हुए। ये चुनाव किसने करवाए थे? ये चुनाव भारत निर्वाचन आयोग। किसने? भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अभी हमने पढ़ा। और अनुच्छेदों की मैं बात करूं, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 324 से लेकर कहां से भैया? 324 से लेकर 329 का तक दिए हुए हैं। अब बात ये आती है कि सर फिर सही आंसर हमारा क्या होगा? यही हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा में आरक्षण। क्या लिखा है इसमें माय डियर? आप कहेंगे सर लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किसमें दिया है? तो आप भैया बता देना कि भैया लोकसभा का जो आरक्षण दिया गया है वो कौन से आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में क्या है? आरक्षण दिया है। यानी कि लोकसभा में किसके लिए आरक्षण की बात होगी? लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण, एसटी के लिए आरक्षण, लिए आरक्षण की बात होगी। क्या होगी जी? आरक्षण की, आरक्षण के बारे में भैया प्रावधान है। चलिए, अनुच्छेद 338 क्या कहता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। एससी एसटी के लिए भैया क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था यहां पर की गई है। प्रावधान इसमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है? प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आप इसको लिख लेंगे। अनुच्छेद 336 की अगर मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर आंग्ल भारतीय समुदायों को विशेष प्रावधान दिया गया है कि कुछ सेवाओं में, कुछ सेवाओं में, कुछ सेवाओं में जो एंग्लो इंडियन हैं, जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन को क्या दिया गया है? एंग्लो इंडियन को भैया विशेष प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिया गया? विशेष
प्रावधान इनके लिए किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो इसका सही आंसर क्या था? तो आपने पढ़ लिया भैया, सही आंसर था इसका 324। क्या था जी इसका सही आंसर? 324। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक बच्चा है बड़ा थोड़ा सा परेशान है, बड़ा परेशान है। वो कह रहा है क्या रिलेशनशिप में रहकर सफलता नहीं मिल सकती? भैया ये पढ़ाई की क्लास चल रही है, ये लव क्लास नहीं चल रही। मेरी विनती है आपसे कि आप पढ़ो, आप चाहे किसी में भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन आप पढ़ो। मैं तो सिर्फ पढ़ने से संबंधित बातें आपसे कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ कोई बाबा जी बैठे होते तो वो आपको जरूर ज्ञान दे रहे होते कि हे बच्चा आप ऐसे पढ़ाई करो, हे साथी आप ऐसे पढ़ाई करो, लेकिन यहाँ पर कोई बाबा नहीं है, यहाँ पर कोई भैया ज्ञानी नहीं है। आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक ये पढ़ाई से संबंधित क्लास है, आपके भविष्य से संबंधित क्लास है, तो इस क्लास पर आप फोकस कर लो। मैं इस माध्यम से आपको, या मैं आपको किसी भी चीज के लिए इस चीज में मार्गदर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और टीचर केवल पढ़ाई से संबंधित चीजें आपको बता सकता है। ठीक है जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। एंग्लो इंडियन की बात होती है, ऐसे आंग्ल भारतीय जिनके माँ बाप विदेशी थे और भारत में आ गए और उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, उनके बच्चे भारत में रहकर एंग्लो इंडियन कहलाए। क्या कहलाए जी? एंग्लो इंडियन। लिखा है गुजरात का कढ़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर है, मंजीरा नदी पर है, या ताप्ती नदी पर है, साबरमती नदी पर है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। कौन कौन मेरे बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं? चलिए बता दीजिए। हम कहेंगे भैया इसका सही आंसर क्या है मेरे लाडलो? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया जी। आप कहेंगे सर माही नदी, माही नदी पर बना है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। कौन सा है जी? कढ़ाना बांध माही नदी पर बना हुआ है। अच्छा, साबरमती नदी की अगर मैं बात करूं, साबरमती नदी की बात करेंगे, धरोई बांध बना हुआ है। कौन सा जी? आप कहेंगे सर धरोई बांध यहाँ पर है, धरोई बांध यहाँ पर बना हुआ है गुजरात में। साबरमती नदी पर धरोई बांध हो जाएगा। अच्छा, ताप्ती नदी पर भैया एक हो जाएगा हटनूर बांध होगा। कौन सा बांध होगा? जल्दी से बताइए कि सर हटनूर बांध कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा जी? महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। चलिए सही आंसर आप लोग दीजिएगा, सही आंसर आप लोग क्या करेंगे? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। उकाई बांध भी पड़ता है ना एक, उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ पड़ेगा? वो भी भैया उकाई बांध। चलिए बता दीजिए। अच्छा, मंजीरा नदी की मैं बात करता हूँ, मंजीरा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर मंजीरा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम किस नाम से जानेंगे? हाँ जी सर, जीएस बहुत कमजोर है, हम कैसे पढ़ें? भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सिंगूर बांध कहाँ है? सिंगूर, आप कहेंगे सिंगूर बांध जो तेलंगाना में है, मंजीरा नदी पर है। मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा कि सर ये बताएं मंजीरा नदी पर एक कौन सा बांध है? सिंगूर बांध है। कौन सा? सिंगूर बांध होगा। और सिंगूर बांध कहाँ पर है जी? सिंगूर बांध माय डियर कहाँ पर होगा? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में है। और जो ये मंजीरा नदी है, ये भैया गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी होगी। क्या होगी जी? सहायक नदी होगी। कुछ और इंपॉर्टेंट बांध बता देता हूं मैं, जैसे कि टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध हो जाएगा। टिहरी बांध भैया, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर होगा। भागीरथी नदी पर होगा। किस पर होगा जी? भागीरथी नदी। ये कहाँ पर है? ये यूके में है। एक है भैया भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध। आप कहेंगे सर भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, नांगल बांध कहाँ पर है जी? ये सतलुज नदी पर है। किस पर है जी? ये सतलुज नदी पर। आप कहेंगे सर सतलज नदी पर। ठीक है जी, किस पर है जी? ये सतलज नदी पर है। एक कृष्णा सागर बांध होगा, कृष्णा, कृष्णा सागर बांध। आप कहेंगे सर कहाँ पर होगा? नागार्जुन सागर बांध की बात कर रहे हैं पहले। चलिए नागार्जुन लिखते हैं।
कि सर नागा अर्जुन, बहुत इंपॉर्टेंट है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन बांध कहाँ पर है? बांध, नागा अर्जुन बांध भैया कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में होगा ये। कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर आपने दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद नदी में शामिल है? पंचनाद नदी में शामिल नहीं है। देखिए पंचनाद नदी, जिसे भैया सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहां पर 5 नदियों के बहने के साक्ष्य मिलते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया जी। हम बात करेंगे सर 5 नदियों की, मैं बात करूंगा जिसमें सिंधु नहीं आती है, जिसमें सिंधु नहीं आती है। तो 5 नदियों की मैं बात कर लेता हूं। आप कहेंगे सर सतलज नदी होगी। कौन सी? सतलज। आप कहेंगे सतलज नदी होगी। आप कहेंगे भैया झेलम नदी होगी। कौन सी? झेलम नदी होगी। आप कहेंगे भैया ब्यास नदी होगी। कौन सी? ब्यास नदी होगी। आप रावी नदी की बात करेंगे। रावी नदी की बात करेंगे। चेनाब नदी की बात करेंगे। किसकी? चेनाब। तो 1 2 3 4 5, ये वो 5 नदियां हो गई जो भैया कहाँ पर बहती थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव, सैंधव क्षेत्र कहा जाता था इनको, सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, जो कि पंजाब वाला क्षेत्र था। कौन सा? पंजाब में पड़ता था ये क्षेत्र। तो आप कहेंगे सर पंजाब की 5 प्रमुख नदियों को पंचनाद नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तवा बांध की बात हो रही है। आप कहेंगे सर तवा बांध कहाँ पर होगा? कौन कौन बच्चा बता रहा है? हाँ जी, बहुत शानदार। एमपी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, एमपी मध्य प्रदेश। आप कहेंगे सर कहाँ पर होगा जी? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? जैसे कि आप कहेंगे इंद्र सागर है। इंद्र सागर जो कि नर्मदा नदी पर बना है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। आप कहेंगे मध्य प्रदेश का इंद्र सागर बांध। इंद्र सागर बांध ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। एमपी का सबसे बड़ा बांध होगा। एमपी का सबसे बड़ा बांध है। क्या है जी? सबसे बड़ा बांध है। ठीक है जी, क्या है? सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें। अब बात करते हैं एमपी में और कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध भैया कौन सी नदी पर बना है? आप कहेंगे सर चंबल नदी पर। किस पर जी? चंबल नदी पर। आप कहेंगे कौन सी नदी पर है जी? चंबल नदी पर हो जाएगा। अब बात आती है सर उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि रिहंद बांध है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना होगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना होगा। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग पढ़ेंगे कौशल्या बांध कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये तो रिहंद नदी पर है। कहाँ पर? रिहंद नदी पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कौशल्या बांध हो जाएगा। कौन सा? कौशल्या बांध होगा हरियाणा का। कौशल्या बांध आप कहेंगे सर ये कौन सी? यमुना नदी पर है। किस पर है ये? यमुना नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? यमुना नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर होगा? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध कहाँ पर होगा जी? ये प्रताप सागर बांध आप कहेंगे सर ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किसमें? नर्मदा नदी पर होगा। क्लियर हो गई चीजें। चलिए जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सर पॉलिटी से बहुत सवाल है। नहीं भैया, मैं तो पॉलिटी से 3 क्वेश्चन लेता हूँ, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन लेता हूँ, ज्योग्राफी से 2 से 3 होते हैं, इकोनॉमिक्स से 2 होते हैं, इको से 2 होते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही मैं बांटता हुआ चल रहा हूँ। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात कर लूँ, स्टैटिक जीके से मैं 4 से 5 क्वेश्चंस रखता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर से भी 3 से 2 या 3 क्वेश्चन के आसपास रखता हूँ। तो ये मैंने एक रेशियो बनाया। साइंस से भी 1 से 2 क्वेश्चंस मैं आपके एग्जाम, आपके प्रैक्टिस सेट में रख रहा हूँ।
जरूरी नहीं है मैं इसमें पॉलिटी ही के क्वेश्चन रख रहा हूं, पॉलिटी से मात्र 3 क्वेश्चंस थे, किसने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। देखिए पहले तो स्थापना पढ़ते हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 जुलाई 1955 में इसका गठन हुआ। हालांकि पूर्व में इसे किस नाम से जानते थे, पहले इसे हम किस नाम से जानते थे, पहले इसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक कहा जाता था। इंपीरियल बैंक कब बना था, इंपीरियल बैंक बना था 1921। हालांकि इंपीरियल बैंक 3 बैंकों का विलय था, एक तो कलकत्ता बैंक थी इसमें, कलकत्ता बैंक थी इसमें, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, बॉम्बे, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया। इन तीनों बैंकों का विलय, कलकत्ता बैंक कब बनी थी, आप कहेंगे भैया कलकत्ता बैंक कब बनी माय डियर, तो आप लोग बताइएगा कि सर जो कलकत्ता बैंक थी ये कब बनी थी, कलकत्ता बैंक, मद्रास बैंक और भैया बॉम्बे बैंक, कौन सी, बॉम्बे बैंक। कलकत्ता बैंक कब बनी थी, तो आप कहेंगे सर 1806 में, मद्रास 1843 में, बॉम्बे 1840 में। इन तीनों का विलय 1921 में इसे क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक बना दिया। और इसी इंपीरियल बैंक को भैया एसबीआई, आरबीआई कब बनी थी, 1935 में। 1935 में आप कहेंगे सर अंतिम ऋणदाता आरबीआई है। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, जिनकी स्थापना 1975 में की गई है। एसबीआई 1988 में स्थापना हुई और वैधानिक दर्जा कब दिया गया इसे, वैधानिक दर्जा कब दे दिया, वैधानिक दर्जा दे दिया भैया इसे 1992 में। कब, 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे क्या, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिखेंगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, कौन सा था भैया, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रैक्टिस सेट याद नहीं होता भैया, अब ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। मेरा काम क्या है, आपको बताना, आपको कराना, याद करना ना करना ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आपकी प्रॉब्लम क्यों बन रही है, ये आपकी प्रॉब्लम इसलिए बन रही है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तब या तो हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम शांत नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तब तो समझ में आएगा नहीं। अन्यथा ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। आप पढ़ रहे हो, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले हजारों बैठे हुए हैं, उनसे पढ़ने वाले और हजारों बैठे हुए हैं, उनसे और ज्यादा पढ़ने वाले हजारों बैठे हुए हैं, तो आपको भैया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे भैया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, आशीर्वाद स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, वंदन फाइनेंस लिमिटेड, आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर होगा सेवा सदन। वंदन फाइनेंस ये 2001 में बना था, 2001 में बना था। आशीर्वाद भैया कब बना था, आप कहेंगे सर आशीर्वाद जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये कब बनी थी, तो आप कहेंगे सर 2007 में बनी है। कब बनी है भैया, ये 2007 में ये कंपनी बनी है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि भैया अगला प्रश्न है, लिखा है प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक विक्टर फ्रांज हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे ब्रह्मांडीय विकिरण, क्वांटम सांख्यिकी, ब्रह्मांड का विस्तार या अति चालकता का सिद्धांत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी ब्रह्मांडीय रेडिएशन। ठीक है जी, अब यहां पर चर्चा क्या होगी, यहां पर चर्चा क्या होगी,
आप लोग बताइएगा माय डियर, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रेंज। चलिए बताएं जल्दी से। बहुत शानदार। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय विकिरण इन्होंने दिया जिसको अल्ट्रा रेडिएशन कहते हैं। इनको भैया अल्ट्रा रेडिएशन के लिए क्या दिया गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर अल्ट्रा रेडिएशन। इसको यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर कॉमिक ना लिखकर आप लिखेंगे, कॉस्मिक ना लिखकर अल्ट्रा रेडिएशन लिख लेना। क्या लिख लेना जी, यहां पर आप इसको अल्ट्रा रेडिएशन, अल्ट्रा रेडिएशन। अब बात ये आती है कि सर इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो 1919 में इन्हें लिवेन पुरस्कार मिला। कौन सा भैया, इन्हें लिवेन पुरस्कार दिया गया। कौन सा, लिवेन प्राइज इनको मिल जाता है। कब, 1919 में। कब मिल गया जी, 1919 में ये पुरस्कार इनको मिल जाता है। यहां तक आप लिखेंगे। अब इन्हें 1936 में, इनको 1936 में भैया नोबेल प्राइज भी दिया गया। कौन सा प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज भी इन्हें दिया गया। कि भैया नोबेल प्राइज किस लिए मिला था इन्हें, फिजिक्स के लिए। किसके लिए मिला था इन्हें, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया, एक तरफ तो भैया क्या लिखे हुए हैं, गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ठीक है, और एक तरफ उनकी यूनिट्स हैं। जैसे विद्युत धारा किस में नापी जाती है, हर कोई जानता होगा भैया, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। वोल्ट को हम, जो वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्ट में नापा जाता है। धारिता, धारिता किस में नापी जाती है, फैरेड में नापी जाती है। और चुंबक क्षेत्र किस में, चुंबक क्षेत्र टेस्ला में। तो इसका 1 हमारा सी से मिल रहा है, 1 हमारा सी से, 2 हमारा किससे मिल रहा है, डी से। तो 1 सी से मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। लेकिन हमारी यहाँ पर बात होगी कि भैया 2 हमारा डी से कौन सा मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा तो ये खत्म हो जाएगा। ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा तो ये खत्म हो जाएगा। अब बात आ रही है हमारा तीसरा किससे मिल रहा है, बी से। तीसरा हमारा बी से मिल रहा है, तीसरा हमारा बी से मिल रहा है, तीसरा ये भी हमारा बी से मिल रहा है। चलिए अभी तक भैया बना हुआ है। 4 की बात करते हैं। 4 हमारा किससे मिल रहा है जी, 1 से, ए से। तो 4 हमारा ए से मिल रहा है क्या, ये तो होगा ही नहीं फिर। तो हमारा क्या ऑप्शन रह गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया इस सीड फंड स्कीम शुरू की थी। कौन से मंत्रालय ने, कपड़ा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जल्दी जल्दी से इसका सही आंसर आप लोगों के माध्यम से आ जाना चाहिए। चलिए भैया बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैं अभी 2024 में जो 18वीं लोकसभा हुई है, 2024 की जो 18वीं लोकसभा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है। जैसे कि वर्तमान की बात होगी, ये जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी को दिया गया है। किसको, पीयूष गोयल को। आप कहेंगे सर ये पीयूष गोयल जी को दिया गया है, गोयल, पीयूष गोयल को दिया गया है। वित्त मंत्रालय तो निर्मला सीतारमन जी को दिया गया है, निर्मला, आप कहेंगे सर निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है भैया, निर्मला सीतारमण। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय किसे दिया गया, जयंत चौधरी को। किसको, जयंत चौधरी को दिया गया है, जयंत चौधरी को ये मंत्रालय दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। किसे, गिरिराज, आप कहेंगे सर किसे दिया गया, गिरिराज जी को दिया गया है। किसको, गिरिराज जी को ये दिया गया है, ठीक है जी, गिरिराज सिंह को ये भैया मंत्रालय दिया गया है। अब बात क्या हो रही थी कि सर इसका आंसर क्या है, इसका सर आंसर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, ठीक है जी। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए।
क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर होगा ए। अब हमने बात कर ली सर इसको स्टार्ट कब किया गया, कि सर इसकी शुरुआत कब हुई है, इसे स्टार्ट कब किया गया है। आप कहेंगे इसे स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है। 2016 कहाँ से हो जाएगा भाई, 2021 है भैया। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर कृषि मंत्रालय के द्वारा 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक परिषद बनाई गई थी। क्या किया गया था, एक परिषद बनाई गई थी। कहाँ पर ये परिषद बनी है, तो IISS, जिसकी स्थापना 1998 में होती है, और किसकी देखरेख में, ICAR की देखरेख में स्थापना की गई थी भोपाल में। कब, 1988 में। कब, 1988 में। किसकी देखरेख में, देखरेख देखरेख में, आप कहेंगे सर ICAR, ICAR के निर्देशन में या उसकी देखरेख में भैया इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 30 मई को हम जानते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, किसके रूप में, आप कहेंगे सर हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता बोल दें या हिंदी पत्रिका बोल दें, तो आप कहेंगे सर हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसका सही आंसर ये होगा। अच्छा, यहाँ पर 5 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाएंगे क्या, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर गलत है, राणा सांगर बांध चंबल नदी पर है। और हमने क्या लिखा है जी, हमने क्या लिखा है भैया, चलिए अभी देख लेंगे उसको, अभी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करेंगे, इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। हम बात करें राजेंद्र प्रसाद को हम अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु कहेंगे, आप कहेंगे भैया अजात शत्रु हो गए। इन्हें कहा जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को श्री बाबूजी भी कहते हैं, इन्हें कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहते हैं, जन नायक कहा जाता है। और इन्हें भैया भारत रत्न से नवाजा गया है, भारत रत्न दिया गया है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, पंजाब केसरी के नाम से जानेंगे, पंजाब केसरी के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजों पर, बहुत बढ़िया। चंबल नदी तो है, चंबल नदी तो है। हमने क्या लिखा है भैया, कौन से बांध की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं क्या। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा ये वाला था। हमने नर्मदा क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये चंबल नदी पर है। किस पर है जी, ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। इसका हम नर्मदा नदी लिख रहे थे, ये हम लिख रहे थे नर्मदा, तो वो शायद यहाँ पर लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी उसको आप सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया। लिखा है वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने जीता है। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पहले तो आपको आयोजन पता होना चाहिए। आयोजन हुआ है दिल्ली में, सीजन 2 का जो आयोजन है वो दिल्ली एवं कर्नाटक में हुआ। कहाँ पर, दिल्ली एवं कर्नाटक में हुआ है। ठीक है जी, दिल्ली एवं कर्नाटक, फरवरी मार्च में ये प्रतियोगिता खेली गई थी। और जो फाइनल हुआ है वो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पर, अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ है, और भैया दिल्ली में है वो। तो आयोजन कब से कब तक हुआ था, आप कहेंगे सर 13 फरवरी से लेकर 17 मार्च के आसपास हुआ था। चलिए अब बात करते हैं फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था। फाइनल भैया
अरुण जेटली स्टेडियम में, अरुण जेटली, अरुण जेटली जो स्टेडियम है ना, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। और ये भैया इसमें फाइनल में कौन जीता था? आरबीसी, ठीक है, रॉयल रॉयल चैलेंजर्स, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये भैया विजेता रहा, ठीक है, ये विजेता रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ये सेकंड 2 है, सीजन कौन सा है? सेकंड 2। नेक्स्ट है उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन माय डियर यहाँ पर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, क्या भैया ग्रीष्मा ठाकुर रितिका चोपड़ा को दिया गया, विनीता शर्मा, रितिका वर्मा, अनीता सोमबंदी और नेहा कुमारी, पवित्र उपाध्याय और नेहा द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये जो है ना, ये ग्रीष्मा ठाकुर ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। स्वतंत्र पत्रकार का मतलब है कि ये अपने आप फ्री हैं, किसी पत्रकार किसी चैनल वगैरह के लिए काम नहीं करती। ये भैया रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करती हैं, किसके लिए? इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका के लिए काम करती हैं, ठीक है जी। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब जो ये पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार चमेली देवी जैन पुरस्कार, इस ये भैया महिला पत्रकारिता को, महिला पत्रकारों को दिया जाता है। किसको? महिला पत्रकारों को दिया जाता है, महिला पत्रकारों को दिया जाता है, को दिया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई है 1981 से। अच्छा, कौन देता है इसे? तो आप कहेंगे सर इसे मीडिया फाउंडेशन, मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भैया? आप कहेंगे सर मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्या यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात करेंगे, ये इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे सर 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो ये आपका एक हो जाएगा होमवर्क, ये क्या हो जाएगा? आपका एक होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत बरकरार बनाए रखें, ठीक है जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मोटिवेशन की नीड होती है, वैसे एक टीचर को भी मोटिवेशन की नीड होती है, और ये मोटिवेशन आपके कमेंट पढ़ के आता है। जब आप कमेंट करते हैं तो बड़ा मजा आता है आपके कमेंट पढ़ने में, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।